मेरा शोहर अंदर था। जब वो हम बिस्तरी करने लगता तो मैं अपनी नौकरानी को बहाना करके उसके आगे कर देती और खुद साइड पर बैठकर देखा करती। एक मर्तबा शोहर का मेरा गुस्से की शिद्दत से बहुत बुरा हाल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, क्या करूं। घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी। महज पैसों के लिए अंधे शख्स के साथ ब्याह दिया था। एक ऐसा इंसान था जो अपनी मर्जी से दुनिया को देख भी नहीं सकता, कहीं पे अकेले आ जा नहीं सकता। उसने मेरा हम सफर बना दिया था। उन्हें तो इस चीज का फायदा हो गया था, उन्हें जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल गए थे। मगर मैं कहाँ चाहती, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे के पास खटखट की आवाज सुनाई दी थी। फिर दरवाजे के अंदर वो आता दिखाई दिया। उसके साथ उसका वो मेल नर्स भी मौजूद था जो हर वक्त उसके साथ रहता था। वो उसे कमरे में बिठाकर वापस चला गया और जाते जाते मुझे कहने लगा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मसला हो तो मुझे आवाज देकर बुला लीजिएगा। मैं साथ वाले कमरे में हूँ। मेरे आंसू बहाते हाथ मुझसे हिला दिया और मेरा शोहर मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से टटोल कर मेरी तरफ देखने लगा था। गुस्से की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया था। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे। शायद वो इस रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था। वो तो ये समझ रहा था कि मैं गरीब खानदान की लड़की हूँ जो इसकी दौलत से पागल होकर शादी कर ली। उसे कैसे धोखा दे सकती थी। मैं एक पल भी इसे अपने पास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो मुझसे बातें कर रहा था, मेरी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मेरा जहन यही ताने बाने बन रहा था कि मैं इस शख्स से कैसे जान छुड़ाऊं। बार बार मेरी निगाहों के सामने उमर का चेहरा आ रहा था। तभी मेरे जहन में एक आइडिया आया और मैं उसे जल्दी से कहने लगी कि मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। इतने हैवी कपड़ों की वजह से थक गई हूँ। आप इतनी देर में आराम कर लें। उसे बिस्तर पर लिटा कर मैं ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस मुलाजिमों को कहाँ पर ढूंढूं जो इस घर में मुस्तकिल रहती थी और जिसने मुझे आते साथ ही अपनी मजबूरियों की लंबी लंबी दास्तान सुना दी थी। और अब मैं सोच रही थी कि इसकी मजबूरियों को क्यों ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। मैं बाहर निकल आई। सामने ही एक तरफ मुलाजमीन और सामने ही चौकीदार था। वो मुझे देखकर हैरान रह गए। बेगम साहिबा, आप इस वक्त बाहर क्या कर रही हैं? आपको कोई काम था? मैंने उससे कहा कि मुझे नूरी से बात करनी है। कहाँ है वो? इसे बुला दो। तभी चौकीदार नूरी को बुला कर लाया। वो शायद सो रही थी। हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। कुछ चाहिए था बेगम साहिबा? मैं उसका हाथ पकड़कर लाउंज में ले आई और अपने हाथ में पहनी हुई एक कीमती सोने की अंगूठी उसके हाथ में रख दी जो बरी में मेरे शोहर ने मेरे लिए ज़ेवरात के साथ भिजवाई थी। मुझे वो बहुत पसंद आई थी, मगर अब जब मैं करने जा रही थी, पसंदीदा चीजों की कुर्बानी देना इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। मैंने नूरी को कहा कि तुमसे मुझे काम है और अगर तुम मेरा वो काम कर दो तो मैं इससे ज्यादा तुम्हें पैसे दूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार है, इसके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए। वह हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का इलाज भी करवा दूंगी और तुम्हारी तमाम जरूरियात को भी मैं पूरा कर दूंगी, बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। जब मैंने उसे ये बात बताई तो वह हक्का बक्का रह गई। फिर वो कानों को हाथ लगाने लगी। मेरे बंदे को अगर ये पता चल गया तो न जाने क्या होगा। बीबी जी, आप ऐसा मत करें। मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ दिया और उसे कहने लगी कि तो फिर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो फटी फटी आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसके पास कोई चारा नहीं रहा था कि वो मेरी बात मान ले। तभी वो सर झुकाए मेरे साथ कमरे में चली गई। उसे मैं अपनी जगह पर बिस्तर पर लिटाकर खुद कमरे से बाहर निकल आई और तकरीबन 1 घंटे के बाद वो कमरे से शकस्तगा अंदाज में निकली तो खुशी की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ने लगी थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो झुकी नजरों के साथ वहां से चली गई। वो बहुत गरीब थी मगर बगैरत नहीं थी। मजबूरी की वजह से उसे ये काम करना पड़ा था। मैं जब कमरे में आई तो मेरा शोहर सो रहा था। मैं भी एक जगह पे लेट गई और सोचने लगी कि बर वक्त मेरे दिमाग ने काम कर लिया, वरना इस शख्स को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता, मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसे देखकर एक नफरत का एहसास मेरे पूरे वजूद में छा जाता और मुझे सख्त नागवारी का एहसास होने लगता था। मेरा तो दोबारा अपनी अम्मी अब्बू से बात करने का दिल ही नहीं कर रहा था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था उसके बाद मैं वापस जाने पर तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अम्मी खुद आ गई और रोते हुए मुझे गले लगा लिया और शिकवा करने लगी कि तुम इतने दिन से एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिल फिर से भर आया। तभी मेरा शोहर कहने लगा कि तुम इनके साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। यूं मैं अम्मी के साथ रहने के लिए आ गई और फिर एक दिन मेरी उमर से मुलाकात हुई थी।
उसको देखकर मेरी पुरानी मोहब्बत बेदार हो गई। उसने भी एक शिकवा को नजर मुझ पर डाली और दोबारा से वो अपने काम में मसरूफ हो गया था। वो उस वक्त छत पर पतंग उड़ा रहा था। काफी देर तक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब खुद पर काबू ना पा सकी तो बिल आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी तरफ मुखातिब हो बैठी थी। और फिर उसकी शिकवे भरी बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो बहुत दुखी है। इससे ज्यादा तो मैं दुखी थी। इस सब में मेरा कोई कसूर भी नहीं था। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मेरे ज़हन में वो घिनौना ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि इस ख्याल को तकमील तक कैसे पहुंच जाऊं। घर आने के बाद मैंने अपने मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। वो मुलाजिमा अपनी मजबूरी की वजह से मेरी बात मानने पर मजबूर थी। उसकी तरफ से तो मुझे इत्मीनान था कि वो ये बात किसी को नहीं बता सकती। दूसरी तरफ अली, जो मेरे शोहर का चमचा था, उसका बहुत ज्यादा मुखलिस था। हर बात उससे बताता था। उसे रास्ते से हटाने के लिए फिर मैंने ये मंसूबा बनाया। आधी रात को फोन करके मैंने उसे कमरे में ये कहकर बुलाया कि मेरे शोहर की तबीयत खराब है। वो फौरन से कमरे में आ गया। तब मैं चीखने लगी, शोर मचाने लगी। मेरा शोहर भी हड़बड़ाकर उठ बैठा और जब मुझसे रोने का सबब पूछा तो मैं उसे कहने लगी कि अली ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। अली ये सुनकर परेशान हो गया था। उसने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे शोहर ने वही सुना जो मैंने उसे सुनाया था और वही देखा जो मैं उसे दिखा रही थी, और उसने भी अली को उस नौकरी से निकाल दिया था। अली ने बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर उसे बिल्कुल भी उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। और अब सोचे समझे प्लान के तहत मैंने अपने शोहर को कहा कि मेरा दूर का कजन है, वैसे भी इसे नौकरी की तलाश है और वो आपके साथ रहेगा, आपका ख्याल भी रखेगा। ये सुनकर मेरे शोहर कहने लगे कि अगर तुम कह रही हो तो सही होगा। यूं भी तुमसे ज्यादा मेरे साथ और कौन मुखलिस हो सकता है। उनकी बात सुनकर एक पल को मैं शर्मिंदगी की गहराइयों में डूब गई थी कि मैं उनके साथ क्या कर रही थी और उनके मेरे बारे में कैसे जज्बात थे। मगर मैंने अपने जज्बात को सुला दिया था और फिर मेरे उमर को घर में बुला लिया था। उसे अली की जगह दे दी थी और वो भी मेरी वजह से ये काम करने पर तैयार हो गया था। यूं भी ये इतना बड़ा घर था, यहाँ पर वो आराम से रह रहा था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और यहाँ पर उसे मेरी कुर्बत भी मुयस्सर थी। हम दोनों ही बहुत खुश थे, कामयाबी से खेल खेल रहे थे। मैं अपनी मुलाजमों को अपने कमरे में बुला लेती थी और खुद उमर के कमरे में चली जाती थी। सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। एक दिन मेरे शोहर कहने लगे कि मैं काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं बुखला गई कि अगर वो मुल्क से बाहर जाएंगे तो उमर भी तो उनके साथ जाएगा और उमर के बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। तभी बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि आप अपने साथ किसको लेकर जाएंगे, आपका ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। वो कहने लगे कि मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है, वो मेरा ख्याल रखेगा। उनकी बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई। मुझे भला इस बात पर क्या इतराज हो सकता था। वो फिर मुल्क से बाहर चले गए थे। ये कुछ दिन मैंने बहुत भरपूर अंदाज में गुजारे थे। अपने शोहर के पैसे का इस्तेमाल करते हुए मैं उमर के साथ ऐश कर रही थी। पूरे पाकिस्तान में वो जगह है जहाँ पर मैं वैसे जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। इन सब जगहों पर न सिर्फ हम दोनों घूमने के लिए गए थे, बल्कि हम दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। जिंदगी में आने वाले ये लम्हात हम लोगों ने भरपूर तरीके से गुजारे थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे। और फिर कुछ दिनों के बाद जब मेरा शोहर घर आ गया तो वो पहले से बदला हुआ लग रहा था। उन्होंने मुझसे उसी अंदाज में ही बात की थी, मगर फिर भी उनका लहजा बदला हुआ था। दिखने में भी वो पहले से ज्यादा सेहतमंद हो गए थे। उनके चेहरे पर भी संजीदगी तारी थी। और रात को फिर हस्बे मामूल मैंने मुलाजमों को अपने कमरे में बुला लिया। फिर खुद उमर के कमरे में चली गई। मुझे उसके कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एकदम दरवाजा खुला और कमरे की लाइट ऑन होगी। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने जब आंखें खोली तो घर में गुर्बत का माहौल देखा था। सारे जिंदगी हर चीज के लिए तरसते हुए गुजारी थी। घर में अम्मी अब्बू के अलावा हम 8 बहन भाई थे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। यूं घर के कामकाज की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। बाकी बहन भाइयों को छोटा होने की वजह से फिर भी रियायत मिल जाया करती थी। अम्मी को भी मेरी हरकतों पर काफी ज्यादा एतराज रहता था। उन्हें मेरी सहेलियों के घर आने जाने पर एतराज होता, ज्यादा वक्त छत पर गुजारने पर। गर्ज ये कि बहुत सारी बातों पर एतराज जिन्हें मेरे कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे अम्मा हम बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं करती। उन्होंने बस हमें पैदा करके दुनिया में लाने की जिम्मेदारी ही निभाई है। मैं ऐसा सिर्फ सोच सकती थी, अम्मा के सामने ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो चप्पल उतार कर मारते हुए देर नहीं लगाती थी। कमाने वाले सिर्फ अब्बा ही थे। तीनों भाई बहुत छोटे थे। ऐसे में घर में ज्यादातर दाल सब्जी ही पकती थी। कभी कभी तो घर में फाके की नौबत भी आ जाती थी। हमें अच्छा खाना महीनों बाद ही नसीब होता था।
عمر میری زندگی میں باہر کی مانند آیا تھا۔ وہ لوگ کچھ ٹائم پہلے ہی اس محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ یہ گھر انہوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا اور وہ ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے۔ ہم ایک فائدہ تھا کہ کچا پکا ہی صحیح مگر گھر ہمارا اپنا تھا، مگر وہ لوگ تو بیچارے اپنے گھر سے بھی محروم تھے۔ عمر کی کوئی نوکری بھی نہیں تھی، وہ سارا دن دوستوں کے ساتھ یہاں وہاں گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب عمر نے میرے لیے رشتہ بھجوایا تو اماں ابا نے یہ کہہ کے رشتہ اسی وقت منع کر دیا کہ لڑکے کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی نوکری کرتا ہے۔ ایسے نکھٹو انسان کے ساتھ کا ہمیں کیا فائدہ جو بیٹی ہر دوسرے تیسرے دن رو کر مائکے کی دہلیز پر آتی رہے۔ اماں کی بات ایک حد تک ٹھیک تھی، مگر میں پھر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے جب اس بات پر احتجاج کیا تو اماں نے میری بہت ہی زیادہ پٹائی کی تھی اور اماں سے مار کھانے کے باوجود بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ انہی دنوں اماں ابا کے ساتھ نہ جانے کیا کرتے رہتے تھے، انہی دنوں اماں ابا نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ میرے بارے میں کوئی کھچڑی پکا رہے تھے، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری مرضی کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کافی زیادہ تیز لڑکی ہوں۔ تبھی ایک دن اماں نے مجھے کہا کہ ابا نے میرا رشتہ اپنے باس کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ایسے بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ میری رضا جانے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اماں نے میری بات سن کر سر پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ وہ نکٹو وہ جو 10 روپیہ بھی نہیں کماتا وہ تمہیں کہاں سے کھلائے گا، وہ تمہاری ضروریات کیسی پوری کرے گا۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اب تو ابا بھی اس رشتے کی حامی بھرے تھے۔ اماں کی نسبت ابا سے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی اور ان کے سامنے تو میں ایسی بات کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا کو سانس شوگر کا مسئلہ تھا، پچھلے کئی سالوں سے شوگر کی بیماری تھی اور اب جب انہوں نے میرا رشتہ طے کر لیا تو انہیں ان کے باس نے بہت مالی مدد بھی کی تھی جس کے بارے میں مجھے بعد میں اندازہ ہوا تھا۔ اور پھر جب شادی سے پہلے ہی میرے لیے قیمتی زیورات اور ڈھیر کپڑے آئے تو یہ دیکھ کر کچھ پل کے لیے میں بھی وقتی طور پر بہک گئی تھی اور پھر شادی کی تیاریاں کرنے لگی تھی۔ جب مجھے اماں نے ڈرتے ڈرتے شادی والے دن یہ بتایا کہ میرے ہونے والا شوہر انتا ہے، اسے نظر نہیں آتا، تو یہ سن کر میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اماں آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دیا، پھر آپ لوگوں نے کیا سوچ کر اس شخص سے میری شادی کی ہے؟ میری حالت دیکھ کر اماں گڑبڑا گئی اور کہنے لگی ارے تو کیا ہوا، لڑکا بہت امیر ہے، پیسوں میں کھیلے گی تو، اور تمہارے ابا کہہ رہے تھے کہ اس کا علاج ممکن ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ہی ایکسیڈنٹ سے اس کی نظر چلی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپریشن کروا لے تو اس کی نظر واپس آ جائے۔ تو فکر کیوں کرتی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، مگر دل میں اس شخص کے لیے بے انتہا نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اسی نفرت نے مجھے بغاوت کرنے پر اکسایا اور میں نفرت کی آگ میں گناہ کی طرف چل گئی، جس نے اپنے پیسوں کے بل بوتے پر منصوری ہونے کے باوجود بھی مجھے خرید لیا تھا اور مجھے میری محبت سے دور کر دیا تھا۔ میں دل میں بہتاشا نفرت اور بدگمانیاں لے کر اس کے گھر میں آئی تھی۔ اسے اپنے روبرو دیکھ کر بھی میرے دل سے اس کے لیے نفرت کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہی تھی اور بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، بلکہ ایک طرح سے تو میں اس گھر میں خوش تھی۔ ایک تو مجھے اس کی غربت بھی برداشت نہیں کرنی پڑی تھی اور دوسرا میرا محبوب بھی ہر وقت میرے پاس رہتا تھا اور میں پیسے میں بھی کھیل رہی تھی، ہر آسائش میسر تھی۔ اب جب ہم دونوں ساری دنیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں مدہوش ہو گئے تھے تو کمرے کی لائٹ آن ہونے پر ہم دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا شوہر کھڑا تھا، وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو میری سانس رک گئی، مگر اس کے اندر ہونے کا سوچ کر میری سانس میں سانس آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہیں پر کھڑا رہا، اسے دیکھ کر ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے میں مصروف ہو گئے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ کمزوری میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی تھی اور اگلے دن جب میں صبح ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا ہوا تھا اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں اخبار تھا، آنکھوں پہ چشمہ ٹکائے وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں نے اور عمر نے حیران و پریشان نظر ایک دوسرے پر ڈالی، یہ سب کیا تھا؟ تبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا بھول گیا تھا کہ میں باہر اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے لیے گیا تھا اور میری نظر واپس آ گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ جب تم نے علی پر الزام لگایا تھا تو میں تبھی چونک گیا تھا اور پھر آفس میں جانے کے بعد میں نے علی کو اپنے آفس میں بلایا تو ہچکچاتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اس پر الزام لگا رہی ہو، اس سب میں نہ جانے تمہارا کیا مقصد ہے، اور تبھی میں تمہاری حقیقت خود جاننا چاہتا تھا۔ میں کسی کے منہ سے تمہارے بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتا تھا اور مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔
और अब मैं जब ऑपरेशन करवा कर वापस आया तो तुमने जब मुलाजमा को मेरे कमरे में भेजा तो मैं ठटक गया था। मुलाजमा भी मुझे अंधा समझ रही थी, मगर जब मैंने उससे बात की और उसे ये सब पूछा तो वो पहले तो डर गई और फिर रोते हुए कहने लगी कि मैं मजबूर थी, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी की वजह से किया। उसकी बात सुनकर गुस्से की एक शदीद लहर मेरे वजूद में सलाहत कर गई थी। तभी मैं अपना शक दूर करने के लिए इस कमरे में आया तो मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। उसने मेरे हाथ में खाकी रंग का लिफाफा दिया और कहने लगा कि इसमें तुम्हारी तलाक के कागजात हैं, मैंने तुम्हें अपने रिश्ते से आजाद कर दिया है। मैंने बेयकीनी से नजर उस पर डाली थी। उसने तो मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया था और फैसला सुना दिया। तभी उसने एक फाइल मेरे हवाले की और कहने लगा कि ये छोटा सा अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, क्योंकि ये तुम्हारा तोहफा था, तुम्हारे लिए खरीदा था, तो ये मैं तुम्हारे हाथ में ही देना चाहता हूँ। अब तुम जो चाहो इसका करो और मुबारक हो, अब तुम आजाद हो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। हम दोनों दबे कदमों से वहां से निकले थे। ये भी गनीमत था कि उसने मेरे नाम पर अपार्टमेंट कर दिया था और मेरे बैग में भी अच्छे खासे पैसे मौजूद थे। वापिस आते हुए मैं अपने कपड़े और तमाम जेवरात भी उठा कर ले आई थी, जो कि काफी टाइम तक हम दोनों की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी थे। हम दोनों इस अपार्टमेंट में आकर रहने लगे और फिर इद्दत मुकम्मल होते ही मैंने उमर पर जोर देना शुरू कर दिया कि निकाह कर लो। उसने मुझसे शादी कर ली। सारा दिन वो घर में ही रहता था। अब मेरे पास पैसे और जेवरात खत्म होने लगे थे। अब मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सुबह शाम उमर को कहती थी कि कोई काम धंधा कर लो, आखिर कब तक यूं घर में पड़े रहोगे। जब भी मैं उसे ये बात कहती तो वो मुझे प्यार से टाल देता, मगर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अब मैं उसे गुस्से से कहती थी। इसी वजह से उसने मुझ पे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मैं जब भी उसे कमाने की बात करती तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगता। मुझे अब उमर नखट्टू इंसान लगता था, उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। अम्मा की बात बिल्कुल सही थी, वो सिर्फ आवारागर्दी कर सकता था और अच्छी अच्छी बातें कर सकता था। इसके अलावा इसमें और कोई गुण नहीं था, मगर अफसोस कि मेरी खूबियों की वजह से उस पर मरती थी और अपना हंसता बसता घर उजाड़ कर बैठी थी। माँ बाप मुझसे नाराज थे, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और यहाँ मैं हर वक्त जलते कुटते दिन गुजार रही थी। तालीम भी मेरी मैट्रिक थी, मुझे किसी अच्छी जगह पर नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। तभी मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं फैक्ट्री में काम करती रहती थी और जब मैं घर में आती तो मेरा शोहर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ टीवी देखने में मसरूफ होता था। उसको देखकर गुस्से की लहर मेरे वजूद में दौड़ जाती थी और फिर सारे दिन की थकी हारी में घर के काम करने में मसरूफ हो जाती। बार बार मेरी आंखों से आंसू बहते और मुझे अपने वो ऐश भरे दिन याद आ जाते जब मैंने अपने पुराने शोहर के घर में गुजारे थे। और अब तो वो दिन जैसे मेरे ख्वाब बन के रह गए थे। मैं अपने गुनाहों की वजह से यज़ियत और जिल्लत भरे दिन गुजारने पर मजबूर हो गई थी। अम्मा के घर जाती तो वो भी मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया करती थी। मैं रोते चेहरे के साथ वहां से वापस आती। मैं घर और नौकरी में जैसे घन चक्कर बनकर रह गई थी। मैं हर लम्हे पछताती रहती थी। अगर मैं अम्मा की बात मानती और थोड़ा सा सब्र से काम लेती, अपने शोहर को इज्जत और मोहब्बत देती, अम्मा ने जो भी कहा था कि ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाएगा, मगर मैं ही उसकी नफरत में बावली हुई जा रही थी। आज उसके साथ उसके घर में ऐश आराम की जिंदगी गुजार रही होती और अब उसकी आंखें भी वापस ठीक हो चुकी थी। अम्मा सही कहती थी कि तुम सदा की जल्दबाज हो और आज इसी जल्दबाजी की वजह से मैं कहीं की नहीं रही थी। अब मुझे उमर के साथ हर हाल में गुजारा करना था, क्योंकि मेरा अपना घर था और उमर को पता था कि मुझ पर वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और इस अपार्टमेंट में वो आराम से रहता था और मैं सारा दिन काम काज करके घर का चूल्हा जला रही थी। मुझे ऐसी औरतों के साथ ऐसे ही इबरतनाक इंजाम होता है।